सोचिए, दुनिया का सबसे सुरक्षित म्यूजियम, जहां 24 घंटे कैमरे लगे हैं, सैकड़ों गार्ड पहरे पर है और जहां एक पत्ता भी बिना स्कैनर से गुजरे नहीं निकल सकता। वहीं से कोई चार नकाबपोश दिन दहाड़े आए और सिर्फ 7 मिनट में 850 करोड़ के गहने लेकर गायब हो गए। ना अलार्म बजा, ना किसी ने देखा। बस इतिहास का सबसे बड़ा म्यूजियम हाइस्ट हो गया। ये कोई फिल्म नहीं, ये हकीकत है। पेरिस, 19 अक्टूबर 2025। सुबह के करीब 9:30 बजे थे। पेरिस की ठंडी हवा में हल्की धूप थी। लूव्र म्यूजियम अपने रोज के शोर में डूबा हुआ था। हजारों सैलानी अंदर घूम रहे थे। कोई मोनालिसा के आगे तस्वीर ले रहा था, कोई नेपोलियन के पुराने ताज को निहार रहा था। बाहर फूड वेंडर्स के पास लोग कॉफी पी रहे थे। गाइड्स अपने झंडे लेकर भीड़ को समझा रहे थे। हर तरफ कैमरे, सिक्योरिटी और हजारों आंखें। लेकिन उसी भीड़ के बीच कुछ ऐसा होने वाला था जिसे कोई रोक नहीं सकता था। म्यूजियम के साइड में सीन नदी की ओर उस दिन मरम्मत का काम चल रहा था। कुछ मजदूर हेलमेट लगाए अपने औजारों के साथ पहुंचे। गार्ड ने उन्हें देखा, पहचान पत्र देखा, सब सामान्य लगा। लेकिन किसी को क्या पता था कि वो चारों असली मजदूर नहीं थे। वो थे प्रोफेशनल चोर, जो पिछले 3 महीने से लूवर के हर कैमरे, हर ब्लाइंड स्पॉट और हर सिक्योरिटी टाइमिंग का अध्ययन कर रहे थे। ये कहानी 3 महीने पहले शुरू हुई थी, जब पेरिस के एक पुराने गोदाम में चार लोग पहली बार एक साथ मिले। टेबल पर म्यूजियम का नक्शा फैला हुआ था। लैपटॉप पर सैकड़ों सिक्योरिटी फुटेज और कैमरा एंगल्स चल रहे थे। उनमें से एक, जिसे सब रेवन कहते थे, चुपचाप कैमरों को गिन रहा था। उसके चेहरे पर सर्जिकल मास्क था और आंखों में वो ठंडापन जो सिर्फ प्लानरों में होता है। दूसरा, लियो, टेक्निकल एक्सपर्ट था, जिसने कभी फ्रेंच आर्मी के लिए ड्रोन सर्वेलेंस सॉफ्टवेयर बनाया था। तीसरा था मार्को, एक्सप्लोसिव्स और मैकेनिकल लॉक्स में माहिर। और चौथा, सबसे शांत लेकिन सबसे खतरनाक, दी फॉक्स, वही जिसने ये हाइस्ट डिजाइन किया था। उन्होंने हफ्तों तक ब्लूप्रिंट पर काम किया। हर एंट्री गेट, हर कैमरे की रेंज, गार्ड शिफ्ट की टाइमिंग और खासकर वो जगह जहां म्यूजियम की दीवार नदी से जुड़ती है, सब उनके दिमाग में था। लूवर म्यूजियम के नीचे एक पुरानी ड्रेनेज टनल है, जो 18वीं सदी में बनाई गई थी और अब उपयोग में नहीं थी। फॉक्स ने उसी को अपने प्लान का हिस्सा बनाया, लेकिन वे जानते थे कि टनल से घुसना बहुत जोखिम भरा है, इसलिए उन्होंने कंस्ट्रक्शन वर्क का रास्ता चुना। 3 महीने पहले उन्होंने एक फेक कंपनी रजिस्टर की, पेरिस रेस्टोरेशन एंड हेरिटेज वर्क्स, और म्यूजियम के आसपास के कुछ छोटे कामों का टेंडर लिया। किसी को शक नहीं हुआ, क्योंकि उनका कागजात असली थे, आईडी असली थे और यूनिफॉर्म्स पर वही लोगो प्रिंट था जो म्यूजियम के सप्लायर इस्तेमाल करते थे। वे हर हफ्ते आते, छोटे छोटे काम करते और धीरे धीरे उन्होंने म्यूजियम की दीवारों, कैमरा रूट्स और नेटवर्क के बारे में वो सब कुछ जान लिया जो किसी आउटसाइडर को कभी नहीं मालूम हो सकता। एक दिन जब असली मेंटेनेंस टीम छुट्टी पर थी, तो उन्होंने सीसीवी लाइन में एक रिमोट सिग्नल बूस्टर इंस्टॉल किया, जो बाद में चोरी के दिन सारे कैमरों को जाम करने वाला था। उन्होंने हर गार्ड की ड्यूटी शिफ्ट रिकॉर्ड की, कौन कब ब्रेक लेता है, कौन सा कैमरा कितनी देर अंधेरे में ब्लिंक करता है, सब कुछ प्लान के मुताबिक। फिर आया 19 अक्टूबर, वो दिन जब सब कुछ होने वाला था। सुबह का समय चुना गया क्योंकि तब सबसे ज्यादा भीड़ होती है और किसी को शक नहीं होता कि दिन दहाड़े कुछ बड़ा हो सकता है। चारों अपने ट्रक में निकले, जो बाहर से कंस्ट्रक्शन लिफ्ट जैसा दिखता था, वही जो मरम्मत के लिए ऊंचाई तक जाता है। लेकिन अंदर से वो एक स्पेशली मॉडिफाइड मशीन थी, जिसमें हाइड्रोलिक आर्म्स और नॉइज डैम्पनर्स लगे थे, ताकि वो किसी भी सतह पर बिना आवाज के टिक सके। उन्होंने उसे सीन नदी की ओर पार्क किया, जहां दीवार के उस हिस्से में दरार थी जिसे रिपेयर जोन घोषित किया गया था। अंदर बैठे चारों शांत थे, कोई बात नहीं कर रहा था, सिर्फ मशीनों की हल्की आवाज। घड़ी ने 9:26 दिखाया। फॉक्स ने हल्के से सिर हिलाया। ट्रक का दरवाजा खुला, चारों बाहर निकले।
मोटे जैकेट्स, ग्लव्स, हेलमेट और काले चश्मे। वो बिल्कुल आम मजदूर लग रहे थे। गार्ड ने उन्हें देखा, उनकी कंपनी का नाम देखा, वही जो हर हफ्ते आती थी। उसने बस इतना कहा, जल्दी खत्म कर लेना, आज बहुत टूरिस्ट है। रेवन ने हल्की मुस्कान दी और सिर हिला दिया। उन्होंने ट्रक को थोड़ा पीछे किया और हाइड्रोलिक लिफ्ट एक्टिवेट की। मशीन बिना आवाज के ऊपर उठी, बिल्कुल म्यूजियम की तीसरी मंजिल की खिड़की के सामने। ये वही खिड़की थी जो अपोलो गैलरी की ओर जाती थी, जहां रखे थे नेपोलियन और एम्प्रेस यूजेनी के रॉयल जूअल्स। हवा ठंडी थी, सूरज की रोशनी खिड़की के शीशे पर चमक रही थी। रेवन ने अपने बैग से लेजर ग्लास कटर निकाला, एक छोटा गोल डिवाइस जो धूप में किसी खिलौने जैसा दिख रहा था। उसने उसे खिड़की के बीच लगाया, बटन दबाया और 90 सेकंड में 2 इंच मोटा ग्लास इतनी सटीकता से कटा कि कोई आवाज तक नहीं हुई। उन्होंने शीशे का टुकड़ा पकड़कर धीरे से हटाया और एक एक कर अंदर दाखिल हुए। अंदर घुसते ही उनकी आंखें तुरंत अंधेरे में एडजस्ट हो गई। सब कुछ पहले से तय था। कौन किस रास्ते जाएगा, कौन कौन सा केस तोड़ेगा, कौन लुकआउट रहेगा। लियो ने अपने बैग से जैमर निकाला, एक छोटा सा काला बॉक्स जो वॉकी टॉकी की तरह दिखता था, लेकिन उसने पूरे सिक्योरिटी सिस्टम की वाईफाई और अलार्म सिग्नल फ्रीज कर दी। उसी पल से म्यूजियम के सारे कैमरे ब्लिंक करने लगे, जैसे किसी ने नेटवर्क केबल खींच दी हो। सिक्योरिटी रूम में बैठे गार्ड्स ने देखा, स्क्रीन 1 सेकंड के लिए ब्लैक हुई, फिर वापस आई। उन्होंने सोचा नेटवर्क गड़बड़ है, पर दरअसल वो वही 7 मिनट थे जिनमें इतिहास बदलने वाला था। रेवन ने फुसफुसाया, टाइम चल रहा है, 6 मिनट बाकी। मार्को ने छोटे हाइड्रोलिक कटर से कांच का केस तोड़ा। एक हल्की टिक की आवाज आई और सामने रखा हीरो से जरा ताज बैग में चला गया। लियो ने एम्प्रेस यूजिनी का हार उतारा और फॉक्स ने वो पन्ने वाला ब्रूच जो नेपोलियन ने अपनी पत्नी को गिफ्ट किया था। सब कुछ ऐसे जैसे वो कोई रिहर्सल कर रहे हो। सब कुछ शांत था, कोई दौड़ नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, बस प्रोफेशनल सटीकता। 5वां मिनट चल रहा था। अचानक नीचे गार्ड्स के रेडियो पर एक आवाज आई, नॉर्थ विंग सेंसर्स ऑफलाइन। एक गार्ड उठा, लेकिन उसने सोचा शायद बिजली का फॉल्ट है, क्योंकि हाल में कंस्ट्रक्शन चल रहा था। उसी बीच फॉक्स ने बैग बंद किया और धीरे से बोला, अब निकलो। रेवन ने आखिरी बार कमरे को देखा। हर चीज वैसी ही थी, बस अब वो रोशनी जो कभी हीरो में चमकती थी, खाली केसों पर मर चुकी थी। उन्होंने उसी रास्ते से वापसी की जहां से आए थे। लिफ्ट नीचे आई, ट्रक का दरवाजा खुला, बैग अंदर रखा गया। हेलमेट पहने वो चारों ट्रक से उतरकर 2 स्कूटरों पर बैठ गए, जो पहले से पास की गली में खड़े थे। शहर की सड़कें व्यस्त थीं। सीन नदी के किनारे से दोनों स्कूटरों ने रफ्तार पकड़ी। पेरिस की ठंडी हवा में वो बस कुछ सेकंड में भीड़ में खो गए। जब ट्रक वहीं खड़ा था, किसी को पता ही नहीं चला कि अब वहां सिर्फ खाली औजार बचे हैं और एक इतिहास मिट चुका है। 10 मिनट बाद जब गार्ड ने टूटी हुई खिड़की देखी, उसने सोचा कोई हादसा हुआ है, लेकिन जब अंदर जाकर देखा तो उसकी सांसें रुक गईं। केस खाली थे। कुछ देर तक वो समझ नहीं पाया कि क्या करे, लेकिन फिर उसने अलार्म दबाया। पूरे म्यूजियम में सायरन गूंज उठा। सैलानियों को बाहर निकाला गया। पुलिस आई। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। सबको यकीन नहीं हो रहा था कि लूव्र जैसे किले को दिन दहाड़े लूटा जा सकता है। सीसीटीवी फुटेज देखी गई। सब कुछ सामान्य दिखा, फिर एक छोटा ब्लैकआउट और फिर सामान्य। बस 7 मिनट का गैप और उसी में पूरा इतिहास गायब। इंटरपोल को बुलाया गया। पुलिस ने शहर को सील किया। पेरिस के हर निकास पर चेक पोस्ट लगा दी गई, लेकिन न कोई वैन दिखी, न कोई स्कूटर ट्रेस हुआ। बस 4 परछाइयां, बिना चेहरा, बिना पहचान, बिना निशान। म्यूजियम के पास से बस एक टूटा हुआ ताज मिला, जो शायद भागते वक्त गिर गया था। उसके किनारों पर लोहा मुड़ा हुआ था, जैसे किसी ने जल्दी में गिराया हो। जांच में पता चला कि जिस कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम उन नकाबपोशों ने इस्तेमाल किया था, उस दिन उसकी असली टीम छुट्टी पर थी। मतलब, ये चोरी अंदरूनी जानकारी के बिना नामुमकिन थी। किसी ने उन्हें बताया था
कि कब गार्ड शिफ्ट बदलेगा, कौन सा कैमरा खराब है और कौन सी खिड़की कमजोर है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने खुद जांच की कमान संभाली। उन्होंने कहा, अगर ये गहने 48 घंटे में नहीं मिले तो ये फ्रेंच इतिहास की सबसे शर्मनाक घटना होगी। म्यूजियम बंद कर दिया गया और अपोलो गैलरी की हर चीज अब बैंक ऑफ फ्रांस के वॉल्ट में रखी गई। अगले दिन सुबह इंटरपोल ने यूरोप के 12 देशों में रेड अलर्ट जारी किया। एयरपोर्ट्स, बॉर्डर्स और ऑक्शन हाउसेस पर निगरानी बढ़ा दी गई। लेकिन 3 दिन बीत गए, कोई सुराग नहीं मिला। चौथे दिन सीन नदी के किनारे एक प्लास्टिक बैग मिला जिसमें एक जला हुआ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था, वही सिग्नल जैमर। फॉरेंसिक टीम ने चेक किया, कोई फिंगरप्रिंट नहीं, कोई सीरियल नंबर नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे चोरों ने हर सबूत मिटा दिया हो। इंटरपोल के साइबर एक्सपर्ट्स ने लूवर के सिक्योरिटी सर्वर चेक किए। वहां पता चला कि चोरी से 2 दिन पहले किसी ने रिमोटली सिस्टम एक्सेस किया था। वो आईपी एड्रेस रूस से था, लेकिन ट्रेस करने पर वो भी फेक निकला। मतलब कोई बहुत बड़ा नेटवर्क इस चोरी के पीछे था। मीडिया ने इसे द 7 मिनट हीस्ट नाम दिया। हर चैनल पर बस यही खबर थी। कोई कह रहा था ये अंदरूनी साजिश है, कोई कह रहा था कि कोई अरबपति कलेक्टर ने इन्हें हायर किया है। 5वें दिन पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिली जिसमें 2 स्कूटर दिखे जो चोरी के बाद नदी की ओर जाते हैं। लेकिन कुछ ही सेकंड में वो भीड़ में गायब हो गए। पेरिस के हर कोने में छानबीन हुई। शहर के नीचे की पुरानी कैटाकॉम्ब्स में सर्च चलाया गया, लेकिन जैसे ये चारों जमीन निगल गई हो। 2 हफ्ते बाद इंटरपोल को एक अनजान ईमेल मिला। आर्ट इजंट मेंट टू बी लॉक्ड, इट्स मेंट टू बी फ्री। इसके साथ एक फोटो थी जिसमें चोरी हुआ एक गहना दिख रहा था, एक हैंडग्लव पहने हाथ में पकड़ा हुआ, और पीछे सिर्फ काली दीवार। ईमेल ट्रेस नहीं हुआ, लेकिन सब समझ गए कि ये वही लोग थे। कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा कि शायद ये लोग प्रोफेशनल आर्ट थीव्स हैं, जो सिर्फ कीमती चीजों को चोरी नहीं करते, बल्कि एक स्टेटमेंट देते हैं। और शायद इसलिए इस चोरी में ना कोई हिंसा थी, ना कोई खून खराबा, बस एक परफेक्ट स्क्रिप्ट। महीनों बाद भी पुलिस के पास सिर्फ सवाल थे। हर कैमरा, हर दरवाजा, हर एंगल देखा गया, लेकिन हर बार वही 7 मिनट का ब्लैंक। किसी ने कहा शायद उन्होंने अंदर के किसी टेक्नीशियन को खरीदा, किसी ने कहा किसी आर्ट क्यूरेटर ने मदद की, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं। म्यूजियम की इमारत में अब नए सेंसर लगे, डबल लॉक सिस्टम लगा, और हर विजिटर पर 3 बार स्कैन होता था। लेकिन अंदर कहीं ना कहीं सबको पता था, जिसने एक बार ये कर दिखाया वो दोबारा भी कर सकता है। 1 साल बाद दुबई में एक प्राइवेट कलेक्शन में एक डायमंड ब्रूच दिखा, बिल्कुल वैसा जैसा लूवर से चोरी हुआ था। लेकिन जैसे ही जांच शुरू हुई, वो कलेक्शन गायब हो गया। फ्रेंच पुलिस ने कहा, द जूल्स आर अलाइव, देर मूविंग अक्रॉस बॉर्डर्स। किसी अरबपति की प्राइवेट यॉट में, किसी माफिया के वॉल्ट में, या शायद किसी रेगिस्तान के नीचे दफन। कोई नहीं जानता। और जो 4 नकाबपोश थे, वो अब तक सबसे बड़ी पहेली है। कुछ कहते हैं वो चारों अब यूरोप छोड़ चुके हैं, कुछ कहते हैं उनमें से एक अब मर चुका है, लेकिन कोई साबित नहीं कर पाया। एक एक्स गार्ड ने कहा कि चोरी से 1 हफ्ता पहले उसे किसी ने रिश्वत देने की कोशिश की थी, पर उसने मना कर दिया। पुलिस ने सोचा शायद किसी और गार्ड ने वो रिश्वत ले ली होगी, लेकिन उस गार्ड का नाम अब तक नहीं पता चला। लूव्र ने अपने इतिहास की सबसे बड़ी चोट खाई थी। उन्होंने गहने नहीं खोए थे, उन्होंने खोया था अपना गर्व, अपनी सुरक्षा की दीवार पर भरोसा। और दुनिया ने सीखा कि इंसान की चालाकी मशीन से कहीं तेज है। रात के वक्त जब म्यूजियम की लाइटें बंद होती हैं और खाली दीवारों पर कैमरे घूमते हैं, तब गार्ड्स आज भी कहते हैं कि कभी-कभी खिड़की पर हल्की सी दस्तक सुनाई देती है, जैसे कोई पुराना साया वापस आया हो। शायद वो चारों फिर किसी नए प्लान की तलाश में हो, क्योंकि जो एक बार परफेक्ट हाइस्ट कर लेता है, उसके लिए बाकी दुनिया सिर्फ अगला खेल होती है। और तभी स्क्रीन पर आखिरी लाइन चमकती है, 850 करोड़ की चोरी, 7 मिनट का मौन, और 4 चेहरे जो आज तक दुनिया की नजरों से गायब है। डार्क ट्रूथ्स चैनल को
लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना न भूलें। ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों के लिए डार्क ट्रूथ्स देखते रहिए।